Hello and welcome to our seventh lecture on fiscal policy, budget and taxation. I am Shanky Kothari, Faculty Indian Economy, Kautil Academy. In this seventh lecture, we'll be looking at the various types of budgets, their merits, demerits, and one act of government which tries to keep budget in reasonable limits, that is Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Let us begin our discussion. Budget can be divided into two parts. Types of budget can be divided into two parts: balanced budget and unbalanced budget. A balanced budget is the budget in which generally the expenses, kharche, and receipts, amdani, are equal. From now onwards in this video, whenever I say receipts, by this keep assuming that I mean that it is non-debt receipt, बिना उधारी लिए कमाई गई राशि. So, a scenario where government's expenditure 100 rupees is equal to government's receipts 100 rupees, it would be considered a case of balanced budget. Now, what are some merits and demerits associated with balanced budget? अगर बजट बैलेंस्ड है मतलब सरकार उतना ही खर्चा कर रही है जितना उसकी आमदनी है, मतलब सरकार को उधारी उठाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बजट को हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं. और इसके बेनिफिट्स क्या? सबसे पहले बेनिफिट कि फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है, क्योंकि चूँकि सरकार ने अपने ऊपर बाध्यता लगाई है, हम उतने ही खर्चे करेंगे जितनी हमारी आमदनी है. सरकार लोन नहीं लेगी, सरकार उधारियाँ नहीं लेगी, मतलब सरकार अपने फिजूल खर्ची में कटौती करेगी, इस बात की पूरी संभावना है. दूसरा कि सरकार के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाकर रखता है, क्योंकि उधारियां नहीं है तो किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपके ऊपर देनदारियां नहीं है. जैसा कि आम परिवार के बजट से भी हम समझ सकते हैं, अगर उधारियां हैं तो आपको कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस से एपिडेमिक, वॉर, राइट, इसमें अत्यधिक खर्चे फेस करना पड़ सकते हैं और फिर उधारी चुकाने का बर्डन अलग. लेकिन आपने अगर अपने इतिहास में ही खर्चे इस तरीके से मैनेज करे हैं कि जितनी आमदनी है उसी के अनुरूप आप खर्चे कर रहे हैं, आपके सर पर कोई उधारियां नहीं है, तो आपकी वित्तीय स्थिति काफ़ी स्टेबल, स्थिर रहेगी. तो ये दो एडवांटेज हैं एक बैलेंस्ड बजट रन करने के. लेकिन इसके साथ ही बैलेंस्ड बजट रन करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आप वेलफेयर स्कीम्स पर, लोक कल्याण की स्कीम्स पर कम खर्चा करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको उतने ही खर्चे करने हैं जितनी आपकी आमदनी है. तो आप उधारी लेकर शायद नया अस्पताल ना बनाएं, नया स्कूल ना बनाएं, नई पेंशन सुविधा लागू ना करें, XYZ. मतलब सरकार के वेलफेयर खर्चों में कटौती नज़र आती है अगर सरकार अपना बजट एक बैलेंस्ड बजट के रूप में मेंटेन करके चलती है. तो दूसरी चीज़ कि इट माइट हिंडर इन योर ग्रोथ, चूँकि सरकार के खर्चे कम होंगे जिससे कि प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है. क्यों खर्चे कम होंगे? क्योंकि आपने उधारी लेकर नया हाईवे नहीं बनाया, नई फैक्ट्री नहीं बनाई है, तो आपका जो आउटपुट है देश में, वो आउटपुट बढ़ने की संभावना कम होगी, मतलब GDP ग्रोथ में कमी आने की संभावना है. तो दीज आर टू डिमेरिट्स एसोसिएटेड विद अ बैलेंस्ड बजट. दूसरा हिस्सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अनबैलेंस्ड बजट. अनबैलेंस्ड बजट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, चूँकि नाम में ही अनबैलेंस्ड आ गया है, मतलब आमदनी और खर्चों के बीच में इम्बैलेंस होगा. क्या इम्बैलेंस हो सकता है? हो सकता है कि आपकी आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं. ऐसे बजट को हम कहते हैं डेफिसिट बजट. ऐसा कैसे संभव है कि आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं? ऐसा तभी संभव है जब आप उधारी उठाकर आमदनी और खर्चों के बीच में भरपाई करें. Such budget is known as deficit budget. It is a type of unbalanced budget. एक दूसरा unbalanced budget का प्रकार है surplus budget, कि आपकी आमदनी ज़्यादा है लेकिन खर्चे कम है. तो your receipts are more but your expenditure is less, means you will be running a surplus. सब खर्चे करने, क्योंकि खर्चे कम है और आमदनी ज़्यादा है, तो सब खर्चे करने के बाद भी आपके पास कुछ सरप्लस बच जाएगा. अगर ऐसा बजट रन हो तो इसे बोलते हैं सरप्लस बजट. ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं अनबैलेंस्ड बजट के. प्लीज़ रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड डू नॉट रन अ सरप्लस बजट, नीदर दे रन अ बैलेंस्ड बजट. what they run is
अनबैलेंस्ड बजट और उसमें भी डेफिसिट बजट। तो हम अनबैलेंस्ड बजट पे बात करते हैं एक एक करके। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सरप्लस बजट एंड देन वी विल टॉक अबाउट डेफिसिट बजट। सबसे पहली बात सरप्लस बजट की। ये ऐसा बजट है जहाँ पर सरकार की आमदनी ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, मतलब गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ सरप्लस। क्या इस बजट का कुछ मेरिट है? हाँ, अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है अर्थव्यवस्था में, इन्फ्लेशनरी मतलब वस्तुओं के प्राइसेस लगातार रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके बारे में और डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, पर फिलहाल अगर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज़ हैं, मतलब वस्तुओं के प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तब हो सकता है गवर्नमेंट स्टार्ट्स रनिंग अ सरप्लस बजट, अपने खर्चे कम कर दे। खर्चे किस प्रकार से? सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज़। जब सरकार के द्वारा कम सब्सिडी दी जाएगी, कम पेंशन, कम सैलरी, तो लोगों के हाथ तक पैसा कम पहुंचेगा। साथ ही जब सरकार सब्सिडी भी कम देगी तो वस्तुओं के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो लोगों के हाथ तक पैसा कम पहुंचेगा तो लोगों की डिमांड कम होने लगेगी। और जैसे ही वस्तुओं के प्रति लोगों की डिमांड कम होने लगे तो क्वाइट प्रोबेबल है कि वस्तुओं की कीमतें कम होने लगी। मतलब अगर एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो सरकार के लिए शायद बेहतर होगा कि वो सरप्लस बजट्स रन करना स्टार्ट करे, मतलब अपने खर्चे कम करे, लोगों के हाथ से डिमांड कम करे, जिससे कि वस्तुओं की प्राइसेस कम होने लगेगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये हर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में लागू नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डिफ्लेशन का वक्त है, डिफ्लेशन मीन्स जब वस्तुओं के प्राइसेस कम होने लगे या लोगों के हाथ तक डिमांड कम होने लगे अत्यधिक रूप से, कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं वस्तुओं की, ऐसी स्थिति में अगर सरप्लस बजट रन होगा, मतलब सरकार अपने खर्चे कम करेगी और आमदनी बढ़ाएगी। कैसे हो सकता है? सरकार टैक्सेस बढ़ा दे, और हो सकता है सरकार सैलरी पेंशन कम कर दे। तो सैलरी पेंशन कम कर दिए तो लोगों के हाथ तक पैसा कम पहुंचेगा, साथ ही टैक्सेस बढ़ा दी है तो वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी, तो लोगों की वस्तुओं के प्रति डिमांड और कम हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में सरकार और सरप्लस बढ़ाना चाहे, तब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक समस्या से जूझ सकता है, वो है डिफ्लेशन, कि चीज़ों की बिक्री ही कम होती चली जाएगी। और जब चीज़ों की बिक्री अत्यधिक रूप से कम होने लगे तो फिर वी विल फेस अ सिचुएशन विच इज़ इनवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज़ डिफ्लेशन। जब से एसी, फ्रिज, कूलर, साबुन, शैम्पू, इनकी कीमतें बढ़ती जा रही है, लोगों के हाथ में डिमांड नहीं है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कंपनीज इनकी कीमतें कम करती जाएंगी। लेकिन इसी के साथ सरकार ने और टैक्सेस बढ़ा दिए और सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज़ कम कर दी, तो लोगों की डिमांड और कम हो जाएगी, इन वस्तुओं की डिमांड और कम करनी पड़ेगी, इन वस्तुओं की प्राइसेस और कम करनी पड़ेगी। दिस वुड बी अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन। इससे बहुत सारे इकोनॉमिक रिपरकर्शन इमर्ज हो सकते हैं, जैसे देयर माइट बी लॉस ऑफ जॉब्स। जब एसी, फ्रिज, कूलर, साबुन, शैम्पू की डिमांड ही नहीं है तो फिर इनके प्रोडक्शन कम होने लगेगा, मतलब कम प्रोडक्शन, मतलब कम लोग इन्वॉल्व होंगे इनसे रिलेटेड जॉब्स में। दैट विल क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी. That's why in times of deflation, it is not advisable to run a surplus budget. As in the current situation of COVID-19, as everybody is facing lack of demand, लोगों की डिमांड कम होने लगी है, in such a situation, if government tries to pursue a surplus budget, it would be a havoc on the economy. The whole economy might get destructed. लेकिन इसके साथ ही सरप्लस बजट के क्या एडवांटेज हैं वो हमने देखे, कि एक इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में यू कैन रन अ सरप्लस बजट. Fine, go through the slide. We have discussed all things. Next we would be discussing is deficit budget. Fine. Now what is deficit budget? It is a situation where government expenses are more but receipts, income is less. तो अगर एक्सपेंसेस 100 रुपए के हैं लेकिन रसीट्स मात्र 70 रुपए की है, हाउ डू यू मैनेज इट? यू विल बोरो 30 रुपीज़ ऑफ मनी. This is nothing but fiscal deficit, the amount of borrowing and other liabilities that government creates to fill up its expenditure in excess of receipts.
Now, fiscal deficit has some advantages as well as disadvantages. First, if a government is running a fiscal deficit, the advantage is quite probable that government might be spending this excess borrowing, ये जो उधारी उठाई जा रही है, हो सकता है ये नए हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रिसर्च पर खर्च करी जा रही हो. तो अगर एक फिस्कल डेफिसिट रन हो रहा है तो उसका मेरिट है कि गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ, कि भविष्य में ये जो नए इन्वेस्टमेंट उधारी लेकर करे गए हैं ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. तो वन एडवांटेज इज जीडीपी ग्रोथ माइट इंक्रीज. दूसरा, इफ़ देर इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, कि अगर डी ग्रोथ है, कि जीडीपी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, -3% से बढ़ना, -4%, -4% से बढ़ना मतलब अगर पिछले साल जीडीपी 100 रुपये की थी तो इस साल में भी 96 रुपये हो गई, मतलब जीडीपी कम हो गई. अगर ऐसी सिचुएशन है, या डिफ्लेशन है कि वस्तुओं की डिमांड ही नहीं है जिस कारण से उनके प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट स्टार्ट्स रनिंग फिस्कल डेफिसिट मींस अपने खर्चे बढ़ाने लगे, और कितने बढ़ाने लगे कि आमदनी से भी ज़्यादा गवर्नमेंट के खर्चे होने लगे. और इनकम से ज़्यादा इफ़ देयर इज़ एक्सपेंडिचर देन गवर्नमेंट विल नीड टू बोरो, दैट इज़ गवर्नमेंट विल नीड टू रन फिस्कल डेफिसिट. बट if there is a situation of deflation, negative GDP, and in such situation government is spending more and running a fiscal deficit, then it might be a good sign, because government is trying to spend more, maybe by increasing pensions, salaries, and subsidies, which in turn might create new demand, which in turn might create new production of goods and services and help generate new jobs and help increase the GDP. That's why in such scenario fiscal deficit has its merits, but it has its demerit also. If there is a situation of inflation in the economy, अगर महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बढ़ती हुई महंगाई में if government again starts spending more, how much more? If government starts spending more, then its income means high salary, high pension, more subsidies, then people will demand more. And if people will demand more, the inflation will, महंगाई will rise even further. Hence, running a fiscal deficit has its demerit that it might create a situation of inflation. Another demerit is Another demerit with running a high fiscal deficit is that government might indulge in unnecessary and wasteful expenditure. Like if government thinks कि ठीक है हमें मार्केट से उधारी तो मिल रही है, let us keep spending on ads, let us keep spending on wasteful petrol diesel expenditure of uh, cars of bureaucrats, let us keeping on our AC XYZ. So it might lead to wasteful expenditure if government is very complacent. अगर सरकार बहुत आश्वस्त है कि हमें उधारी तो मिल ही जाएगी मार्केट से, let us keep spending wasteful money. तीसरा ड्रॉबैक है कि it might lead to crowding out effect on the private sector of investment. Well, what is crowding out? There might be a situation where कि government has its expenses as 100 rupees but receipts as 70 rupees. 30 रुपए की उधारी मार्केट से लेनी है तो गवर्नमेंट गोज टू मार्केट, मीन्स वी हैव सीन इट बिफोर, गवर्नमेंट गोज टू बैंक्स, common public, and raises borrowing. When government takes a large amount of borrowing, if it is running a high fiscal deficit, then that much amount of money gets reduced for taking as loan for private sector. मतलब कि 30 रुपया तो सरकार ने मार्केट से ले लिया उधारी, मतलब अब प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट से उधारी लेने के लिए कम रुपए मौजूद हैं, और जितने कम रुपए होंगे मार्केट में उतना ज़्यादा ब्याज प्राइवेट सेक्टर को मार्केट से लोन लेने पर देना होगा. तो प्राइवेट सेक्टर माइट थिंक कि बहुत महंगा लोन मिल रहा है, लेट अस नॉट इन्वेस्ट. So the whole process, if government is running a high fiscal deficit, it will lead to high borrowings by government, and that much amount of money gets reduced for private sector to invest, and it leads to crowding out effect on investments for private sector, which to a great extent we often see
We are seeing for past couple of years in India that private sector is not able to get cheap loans from market because government itself borrows heavy amount from market. This is third demerit of running a high fiscal deficit. Fourth demerit is if government is running a high fiscal deficit, government might face poor credit ratings by foreign agencies. Now what is credit rating? जैसा कि कोई भी एक इंडिविजुअल को हम रेट कर सकते हैं, से एक स्टूडेंट को हम रेट कर सकते हैं उसके रिजल्ट्स पर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी, हिस्ट्री में इतने इतने मार्क्स आए तो आपकी रेटिंग ए या बी। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो भी फाइनेंसेस हैं उनको एनालाइज करके कुछ प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सरकारों को रेट करती हैं। जैसे इफ़ गवर्नमेंट इज़ रनिंग अ हाई फिस्कल डेफिसिट मीन्स गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग एक्सेसिवली हाई अमाउंट ऑफ मनी, if that country is showing poor GDP growth rate, if that country does not have enough foreign exchange currency XYZ, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर प्राइवेट रेटिंग कंपनीज रहती हैं जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को रेट करती हैं। तो अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा तो ये प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज गवर्नमेंट की रेटिंग कम कर सकती हैं। जैसे कुछ रेटिंग एजेंसीज विच वी कीप सीइंग इन न्यूज़ से Moody's, Fitch, S&P, if they downgrade the rating of government, then it shows कि government's finances are in poor health. और अगर गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बुरी स्थिति में है, अब ये सरकार अगर विदेश से लोन लेना चाहे तो उसे बहुत महंगे ब्याज दर पर लोन मिलेगा। दूसरी इससे समस्या होगी डाउनग्रेडिंग ऑफ रेटिंग से, कि कोई भी आपके देश में इन्वेस्ट करने का कम इच्छुक होगा क्योंकि आपकी सरकार की स्थिति फाइनेंशियली बुरी रिप्रेजेंट करी जा रही है रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। दैट्स वाई गवर्नमेंट might run a demerit in running a fiscal deficit, that it might get its credit rating downgraded. So these are 4 prime demerits associated with fiscal deficit. As we have seen, fiscal deficit has some merits and has some demerits. What should governments do? Should they not at all run fiscal deficit? No, because fiscal deficit has some merits also. Then should government run fiscal deficits? Not excessively high. If governments run excessively high fiscal deficit, it will lead to various problems as we have seen. So our ideal condition is fiscal deficit may be there but in a restricted range. To ensure that governments in India run a fiscal deficit but in restricted range, Parliament of India has passed a law, that is FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Now, under Fiscal Responsibility and Budget Management Act, Parliament has imposed restriction on government that it has to maintain fiscal deficit, revenue deficit in a limited range. What are these range? This Parliament decides. We will see further with data कि Parliament ने फिलहाल सरकार के ऊपर क्या टारगेट रखा है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का। दूसरी चीज़ जो FRBM एक्ट कहता है वो यह है कि सरकार हर बजट में 3 स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेगी जो कि will give a light on the financial economic position of the country. The 3 statements are: first is government is required to present macroeconomic framework. Macroeconomic framework means government has to present to parliament कि in upcoming 3 years what would be the status of say GDP, about tax revenue, what would be the status of say current account deficit. What is current account deficit we would be seeing in future lectures, but for the time being just understand it is imports and exports. So what would the status of inflation, current account deficit? This government has to present in parliament every year for upcoming 3 years कि आने वाले 3 सालों में इन इंडिकेटर्स की भारत में क्या स्थिति रहने की संभावना है। दूसरा इंडिकेटर जो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होता है पार्लियामेंट के सामने हर बजट में, दैट इज़ फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट. Under this statement, government presents कि how it plans to achieve the financial target, कि what is the process, what is the path. जैसे गवर्नमेंट माइट से कि अगले 3 सालों में हम अपने इन से पेंशन, सैलरीज, सब्सिडीज़ पर खर्चे कम करेंगे.
तो इस स्टेटमेंट में सेकंड स्टेटमेंट जो एफआरबीएम के तहत सरकार के ऊपर बाध्यता है पार्लियामेंट को प्रेजेंट करना, उसमें सरकार बताती है कि हमारा फिस्कल पाथ आने वाले 3 वर्षों में क्या रहने वाला है। और तीसरा स्टेटमेंट है 4 इंडिकेटर्स जो सरकार को हर साल प्रेजेंट करने होते हैं कि आने वाले 3 सालों में इन 4 इंडिकेटर्स का क्या अनुमान है सरकार के अनुसार। 4 इंडिकेटर्स हैं, पहला फिस्कल डेफिसिट, आने वाले 3 सालों में फिस्कल डेफिसिट कितना रह सकता है। दूसरा इंडिकेटर रेवेन्यू डेफिसिट, आने वाले 3 सालों में रेवेन्यू डेफिसिट कितना रह सकता है। तीसरा इंडिकेटर है टैक्स टू जीडीपी रेशो, कि आने वाले 3 सालों में भारत का टैक्स टू जीडीपी कितना रहने का अनुमान है। और लास्ट इंडिकेटर है डेट, कि कुल उधारियां आने वाले 3 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कितनी रह सकती हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड डेट। फिस्कल डेफिसिट इज द बोरोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, that is a debt for that particular year, while total debt is the cumulative debt. For example, in 2019 government might, in 2020 government might borrow 8 lakh crores. The fiscal deficit for 2020 is 8 lakh crores, but in 2019 also there might be some fiscal deficit, say 7 lakh crores. So considering 2019 and 2020, the whole debt of the government becomes 7 lakh crore and 8 lakh crore, that is 15 lakh crore. So debt is the cumulative debt of government which has not yet been repaid. It is the difference between fiscal deficit and debt. As this year we have seen, government estimates that fiscal deficit would be somewhere around 3.5% of GDP. बट ये तो इस साल में ली गई उधारियाँ हैं। पिछले सालों में जो उधारियाँ ली गई हैं वो भी तो एक्यूमुलेट हो गई हैं, वो होगा भारत का टोटल डेट। और इस बजट का अनुमान है कि वो डेट होगा लगभग 50% ऑफ आर जीडीपी, मतलब 125 लाख करोड़ की उधारियाँ एक्यूमुलेट हो गई है साल दर साल फिस्कल डेफिसिट को रन करते हुए। सो दिस इज अबाउट द 3 स्टेटमेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिस्कल पाथ एंड दीज 4 इंडिकेटर्स which FRBM Act requires a government to present to Parliament for upcoming 3 years every year. The original target of FRBM was कि 2008 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी ले जाना है और रेवेन्यू डेफिसिट को 0% कर देना है, बट गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू अचीव इट क्योंकि 2008 में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है। तो पार्लियामेंट इस कानून को ही अमेंड कर देती है। कई सारे अमेंडमेंट्स हर साल होते हैं, जैसे 2012 में गवर्नमेंट से इसकी रेवेन्यू डेफिसिट तो हम ज़ीरो नहीं कर पाएंगे, व्हाट वी वुड बी डूइंग ज़ीरो इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो दे अमेंड, इन 2015 दे हैव अमेंडेड, नाउ इन लेटेस्ट 2018 दे हैव अमेंडेड। चूँकि ये कई सारे अमेंडमेंट साल दर साल हो रहे थे, दैट्स वाई in 2015 government constituted a committee, NK Singh committee, to give advice on what should be done with FRBM provisions. So this NK Singh committee has recommended that rather than targeting every year, एक बड़ा framework बनाना चाहिए for managing fiscal deficit. And under this, NK Singh has advised that by 2023, government should aim to bring its fiscal deficit to 2.5% of GDP, revenue deficit to 0.8% of GDP, and debt of union government with respect to GDP, which currently is close to 60%. That NK Singh panel has said that over the years, by about 2023, it should be reduced to 40% of GDP. तो फिस्कल डेफिसिट को 2.5%, रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8% और डेट टू जीडीपी को 40% तक सीमित करने की एनके सिंह कमेटी ने एफआरबीएम के तहत बात करी है। अब देयर माइट बी सिचुएशन कि सरकार इन टारगेट्स को अचीव ना कर सके, और तब सरकार के लिए लॉजिकल भी होगा कि वो इन टारगेट्स को मिस कर जाए। जैसे क्या सिचुएशन हो सकती है, मे बी देर इज़ अ वॉर, मे बी देर आर राइट्स, मे बी देर इज़ अ कंसिक्यूटिव ड्राउट, सूखा पड़ गया, वॉर हो गया, या एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया। इन सब परिस्थितियों में हो सकता है सरकार को अत्यधिक आमदनी से अधिक खर्चे करने पड़े और अधिक उधारियां उठानी पड़े। तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट अचीव करने की बात है एनके सिंह के द्वारा, शायद सरकार वो अचीव ना कर पाए। ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर सरकार को अलाउ होना चाहिए टू ओवरशूट दीज टारगेट्स, these are defined by NK Singh as escape clause.
कि अगर एस्केप क्लॉज ट्रिगर होता है, वॉर, पेंडेमिक, राइट्स, ड्राउट्स, एक्सट्रीम फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट शुड बी अलाउड टू स्पेंड मोर और रन अ हायर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेट देन एज टारगेटेड। लेकिन बात यह है कि ऐसे तो हर साल सरकारें फिर बोलेंगी हमें ये समस्या है, हम इसलिए फिस्कल डेफिसिट पूरा नहीं कर सकते, इस कारण से रेवेन्यू डेफिसिट नहीं कर सकते। फॉर दिस एन के सिंह हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, एक एक आज़ाद वित्तीय काउंसिल होनी चाहिए जो खुद निर्णय ले परिस्थितियों का आकलन करके कि क्या वाकई ऐसी कोई एस्केप क्लॉज को लागू करने योग्य सिचुएशन है, अगर है तब वो सरकार को रिकमेंड करे कि येस सिचुएशन हैज़ बिकम वर्स, नाउ यू कैन overshoot your fiscal deficit, revenue deficit and debt targets. So these are some recommendations of NK Singh regarding FRBM Act. So this is about our discussion on budget and FRBM Act. Pursuant to FRBM Act का पालन करते हुए इस बजट में भी सरकार ने 3 स्टेटमेंट्स जारी करे हैं। जैसा हमने देखा था FRBM की शुरुआत में कि सरकार बाध्य है 3 स्टेटमेंट्स जारी करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिस्कल पाथ और 4 इंडिकेटर्स आने वाले 3 सालों के लिए। वही जो 4 इंडिकेटर्स सरकार ने आने वाले 3 सालों में क्या रहने का अनुमान है जो जारी किए हैं, आई एम फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन नियर मी, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं रखने हैं। So to conclude, what all we have discussed as types of budget, balanced and unbalanced. In unbalanced, we have discussed surplus and deficit, and then we move towards FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Thank you for this lecture. In next lecture, we will be dealing with fiscal policy itself, but some other topic. Thank you.